A very big hello to all my students. I'm here back with the solution of ANTS FT5. Chalo, without wasting time, let's start with the solutions. Growth, the very first question, growth and reproduction are mutually exclusive events in. It is from the very first chapter, question number 101. That means growth और जो reproduction है दोनों अलग अलग चीज है किस में? तो when I talk about the very first option, unicellular organisms only, unicellular organisms में ये extrinsic नहीं है, ये mutually inclusive है, synonym है. So that means A option happens to be wrong. Higher animals correct है, exclusive है, and some protistans only. Protistas are unicellular and unicellular में ये exclusive नहीं होता है. Therefore B option is also wrong. Majority of higher plants and animals में obviously exclusive है and that is why the C option happens to be the correct option. But still let's go for the fourth option. Some bacteria and lower animals, obviously अभी बताया bacteria क्या है, it happens to be unicellular जिसमें extrinsic नहीं है, वो क्या है exclusive नहीं है, synonym है. So that is why ये जो है the answer for that is 101 का option number C. 102. Which of the following protist release toxin? हमने पढ़ा था certain protistas are photosynthetic. उनमें से one of the example happens to be the diatoms, chrysophytes, dinoflagellates and हमारे पास euglenoids. यूग्लिनॉइड्स तो दोनों में आता बट फिर भी फोटोसिंथेटिक है. उनमें से एक क्या करता है, हमारे पास टॉक्सिन रिलीज करता है एंड दैट इज सेड टू बी व्हाट इट इज सेड टू बी डिनोफ्लैजिलेट. डिनोफ्लैजिलेट हमारे पास में टॉक्सिन रिलीज करता है और उसका नाम क्या है मेरे पास में, गोनियोलॉक्स. तो गोनियोलॉक्स हैपेंस टू बी डिनोफ्लैजिलेट एंड इट्स नोन टू रिलीज द टॉक्सिन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे बुक में तो नहीं लिखा बट उसको क्या बोलते हैं, सैक्सी टॉक्सिन. बहुत सेक्सी है. एंड द सैक्सी टॉक्सिन आउट हियर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज और उसको हम बोलते हैं कौन सा डिजीज, पीएसपी. दो इट्स नॉट इन द बुक. पीएसपी मीन्स पैरालाइटिक शेल फिश पॉइजनिंग. बाकी लोग तो नहीं करते यहाँ पर. तो लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन आउट हियर. नेक्स्ट 103. फाइकोमाइसिटिस प्रोड्यूसर्स. सबसे पहले फाइकोमाइसिटिस है क्या, फाइको मतलब एल्गल, माइसिटिस मतलब फंजाई. वो फंजाई जो एल्गी के जैसे फाइकोमाइसिटिस, दैट मीन्स फीचर सिमिलर टू द एल्गी बट फोटोसिंथेटिक नहीं होता है. तो व्हाट इज इट, कौन से स्पोर्स प्रोड्यूस करा. अब प्लानोस्पोर्स होता क्या है, सबसे पहली बात, चलो before you go for the word a planospore, go for the word planospore. Plano means motile spore और planospore जो होते हैं उसको हम zoospores भी बोलते हैं. किसको, नॉट अ प्लानो, ओनली प्लानोस्पोर को हम लोग जूस्पोर बोलते हैं. अ लग जाने से क्या हो गया, वो नॉन मोटाइल हो गया. तो अ प्लानोस्पोर पूरा वर्ड जाती हूं तो ये नॉन मोटाइल स्पोर्स है और जूस्पोर्स जो है मोटाइल स्पोर्स है. दिस आर मोटाइल स्पोर्स. ठीक है ना. आगे देखो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है जाइगोस्पोर. जाइगोस्पोर भी एक स्पोर है बट इन दोनों में और जाइगोस्पोर में दोनों में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है. यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वो दोनों असेक्सोस्पोर एंड दिस इज सेक्सोस्पोर. और ये इन केस ऑफ फाइकोमाइसिटिस ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है. सो टेक्निकली द आंसर फॉर 103 हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन बट फिर भी लेट्स गो फॉर रीडिंग द अदर ऑप्शंस. ऊस्पोर जो है उसको किसको बोलते हैं, हम लोग जाइगोट को बोलते हैं. दैट इज ऑल्सो सीन इन केस ऑफ फाइकोमाइसिटिस. करेक्ट. जाइगोस्पोर तो अभी बताया करेक्ट है. फिर क्या हो गया, फिर तो ये राइट होना चाहिए था. नहीं, एस्कोस्पोर्स मतलब एस्को मतलब सेक्सोस्पोर ऑफ एस्कोमाइसिटिस. तो बी ऑप्शन में एस्कोस्पोर हैपेंस टू बी रॉन्ग. लेट्स सी द सी ऑप्शन. एस्कोस्पोर्स वैसे भी नहीं है. बेसिडोस्पोर्स आर द सेक्सोस्पोर्स ऑफ बेसिडोमाइसिटिस, वो भी रॉन्ग है. ऊस्पोर इज करेक्ट बट ये आंसर नहीं हो सकता है. पीछे वाले में एक पेपर में आपने मेरे से किसी एक स्टूडेंट ने पूछा है कि मैडम वो क्यों नहीं राइट, उसमें तो वो राइट है. ये यहाँ पे सपोज इसके अंदर ये दोनों ए एंड बी में फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इज राइट बट बच्चा थर्ड ऑप्शन तो राइट नहीं ना. सो दैट कैन नॉट बी द आंसर. ऐसे ही आपने पीछे एक क्वेश्चन में पूछा था, दो आई डिड नॉट राइट द आंसर आउट देयर, आई डिड नॉट गिव दैट, बट अभी मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा क्वेश्चन अगर वो पूरा राइट है, इसमें दो राइट है बट एक रॉन्ग है, बट वो रॉन्ग आंसर है. पूरे के पूरे शुड बी करेक्ट आउट हियर. ओके, सो लेट्स गो फॉर द बी वाला. प्लानोस्पोर राइट है, जूस्पोर राइट है, बेसिडोस्पोर राइट नहीं है. सो दैट इज व्हाई दैट्स नॉट द आंसर फॉर इट.
चलो लेट्स प्रोसीड विद 104 नाउ. 104, लेट्स टॉक अबाउट दैट. 104, चलिए देखते हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में, विच इज द करेक्ट वाला. ठीक है. Their sporophytic generation short-lived and sporophyte is dependent upon the gametophyte. हम सबको पता है in case of bryophytes the dominant generation कौन होता है? When I talk about the word dominant, I talk about the word independent autotrophic and that is said to be the gametophytic. ठीक है ना. एंड इसके जो स्पोरोफाइट होता है, अगर आपको डायग्राम याद है बुक में, ऐसे करके गैमेटोफाइट बना है, लीफी गैमेटोफोर, ये मेरे पास राइजॉइड है, ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बना हुआ यहां पर. What is this? This part is said to be the sporophyte. वो शॉर्ट लिविंग है, इससे खाना ले रहा है, दो थोड़ा खाना खुद भी बनाता है पर उस पर डिपेंडेंट है. So that is why sporophyte is dependent upon the gametophyte. The right line is what? In case of the Markensia or the liverworts, that is dependent. In case of mosses, that is semi-dependent. But because यहाँ पे bryophyte लिखा है, तो it is dependent upon the gametophyte, is very correct. जिसको भी confusion है, फिर से बोल रही हूँ, bryophyte हुआ तो dependent है, अगर mosses हुआ तो semi-dependent है, अगर liverworts हुआ तो dependent है. So you are supposed to read each and every line out here. Therefore the answer for the question happens to be A. Let's read about the other options too. Meiosis takes place in the reproductive organs and results in the formation of gametes. No, that is wrong. ये जो है कैप्सूल, इसके अंदर ये स्पोरोफाइट का पोर्शन है, कैप्सूल है, इसके अंदर स्पोर मदर सेल बनेगा, दो स्पोर मदर सेल मियोसिस करके स्पोर बनाएंगे. दैट मीन्स तो गैमेटोफाइट में तो नहीं हो रहा है, वो स्पोर्स जाके गैमेटोफाइट को बनाएगा. सो दैट इज वाई इट्स रॉन्ग. द रूट्स परफॉर्म बोथ फंक्शंस लाइक कंडक्शन एंड सपोर्ट. हम सबको पता है रूट्स ये काम करते हैं, बट क्या बात है, रूट्स तो हमारे पास होते ही नहीं है. इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स वी आर हैविंग रूट लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच आर नोन एज राइजॉइड. सो दैट इज आल्सो रॉन्ग आउट हियर. द गैमेटोफाइटिक जनरेशन इज डोमिनेंट, वेरी करेक्ट, which produces spores and E spore give rise to new gametophytic. Gametophytic is correct. E spore is giving rise to gametophyte is correct. तो wrong क्या हुआ? बीच वाला portion which produces the dominant phase produces spore. No, मैंने अभी क्या सिखाया? Sporangium के अंदर spore mother cell है, वो spores produce करेगा. That is why that बीच का part is wrong out here. So I request please, हम हर पेपर में इसको modify करके दे रहे हैं. You should be clear with the concept by now. चलिए, so the answer for 104 happens to be the A option. 105 now. 105 में से पूछा है, how many of the following examples of Rhodophyceae? Rhodophyceae the most evolved algae, red algae. तो एग्जाम्पल देखते हैं. Polycephonia, yes, डायग्राम भी बना है, much branch structure of it, तो Polycephonia is correct. Porphyra is correct. What is porphyra? Edible red algae, right है. कारा, स्टोनवर्ड विच इज व्हाट क्लोरोफाइसी, तो रॉन्ग है. तो पहला पॉलीसेफोनिया वाला राइट है, पॉलीसाइफोनिया इज करेक्ट. फिर मेरे पास में पोरफायरा इज करेक्ट एंड मेरे पास रॉन्ग क्या हो गया? कारा इज रॉन्ग, कारा इज क्लोरोफाइसी, तो ये मेरे पास रॉन्ग है. ग्रेसिलेरिया गैलिडियम, याद करो क्या आएगा इससे क्वेश्चन, कि अगर जो है फाइकोकोलाइड, जिसको हम हाइड्रोकोलाइड बोलते हैं, वो कौन प्रोड्यूस करता है? रेड एल्गी. बट कौन सी रेड एल्गी? वो दोनों. सो दैट मीन्स ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ग्रेसिलेरिया गैलिडियम करेक्ट है. तो हाउ मेनी ऑफ दिस? 4 आर करेक्ट. देयरफॉर द आंसर फॉर 105 हैपेंस टू बी 4 किस में? बी ऑप्शन में. सो दैट इज करेक्ट ऑप्शन. क्लियर? चलिए 106 नाउ. चूज द इनकरेक्ट पेयर. ठीक है. सीड कंटेन्स एन एम्ब्रायो, ऑब्वियसली सीड के अंदर एम्ब्रायो होता है, विच इज करेक्ट. Monocotyledonous seed, wheat is a monocot. Wheat, rice, maize, all of these are monocots. Belongs to a family which is known as Poaceae family, and Poaceae happens to be the most evolved family on the earth. ठीक है. डाइकोटिलिडनस सीड विच इज मेज, अभी मैंने बोला राइस, व्हीट, मेज, बार्ली, ये सब क्या है? डाइकॉट्स नहीं है, मोनोकॉट्स है. तो डाइकॉट के साथ लिखा, तो सी हैपेंस टू बी द इनकरेक्ट ऑप्शन. लेट्स सी द फोर्थ ऑप्शन टू. सीड कोट फॉर्म्ड बाय द इंटीग्यूमेंट्स. इंटीग्यूमेंट्स इसको बनाते हैं. ये मेरे पास ओव्यूल है, दिस ओव्यूल फॉर्म्स द सीड एंड ये जो कोने वाला पोर्शन है, दिस द इंटीग्यूमेंट विच फॉर्म्स द सीड कोट. सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. तो ऑप्शन नंबर C happens to be the answer for the question. Question number 107. Let's talk about 107 now. Gynoecium having 3 fused carpels. Carpel है the female reproductive part and fused है, जब भी fused होता है उसको बोलते हैं syncarpus.
सिन है, फ्यूज है, चिपका हुआ है सिन, उसका उल्टा क्या होता है एपोकार्पस। तो अभी मैंने बोला है यहाँ पे फ्यूज्ड है, तो दिस इज करेक्ट, ये रॉन्ग है। फिर मैंने बोला थ्री मतलब क्या, एक होने से मोनोकार्पलरी, दो होने से बाइकार्पलरी, थ्री होने से ट्राइकार्प, तो ट्राइकार्पलरी करेक्ट है, ट्राइकार्पलरी इज द राइट आंसर। तो ट्राइकार्पलरी सिनकार्पस करेक्ट है। फिर उसके बोला सिंगल विच इज विद अ सिंगल ओव्यूल कंटेनिंग अ चैम्बर, मतलब एक चैम्बर जो है उसके अंदर एक एक ही ओव्यूल है, दिस इज नोन एज सिंगल मतलब यूनी। और लोक्यूलर, तो लोक्यूल एक एक है, चैम्बर एक एक है। सो दैट मीन्स ट्राइकार्पलरी सिनकार्पस यूनिलोक्यूलर एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमारे पास में यहाँ पे आंसर, लुक एट द अदर ऑप्शन, ट्राइकार्पलरी राइट है, एपोकार्पस बताया, व्हाट इज दिस फ्री, तो मेरे पास फ्री तो नहीं है, फ्यूज है, दैट इज राइट रॉन्ग, यूनिलोक्यूलर इज राइट। थर्ड ऑप्शन में ट्राइकार्पलरी राइट है, सिनकार्पस राइट है, ट्राइलोक्यूलर नहीं है, यूनिलोक्यूलर है। And obviously the fourth option is again wrong out here. Let's proceed with the next question, 108. चलिए 108 देखिए, mismatch, tracheids, vessels, fiber, parenchyma, ये चारों के चारों जो एलिमेंट्स है किसके हैं, द जाइलम के एलिमेंट्स है। चलो एक और क्वेश्चन आता है जाइलम से। जाइलम के अंदर हमारे पास क्या होता है, ऑल द फोर एलिमेंट में से एक ही लिविंग है, अदर्स आर डेड। कौन कौन से डेड है, ट्रैकेड, वेसल, फाइबर, ओनली दिस इज लिविंग। अब ये क्यों लिविंग है, पेरेन्काइमा इज लिविंग, वो सब डेड क्यों है, सबके अंदर लिग्निन डिपोजिशन है, सो और प्रोटोप्लाज्म नहीं है, दैट इज वाई डेड, दैट कैन बी वन ऑफ द क्वेश्चन। बट आगे देखो, ट्रैकेड्स इलोंगेटेड राइट है, ट्यूब लाइक राइट है, थिक लिग्निफाइड वॉल्स दीस आर डेड विदाउट द प्रोटोप्लाज्म, विच इज वेरी करेक्ट। एक वर्ड नहीं लिखा, वो भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखने से करेक्ट होता है, इसके अंदर टेपरिंग एंड्स होते हैं ऐसे, फाइन, तो वैसे राइट है। वेसल्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ मेनी सेल्स कॉल्ड वेसल मेंबर्स, दैट मीन्स ऐसा सिलिंड्रिकल टाइप स्ट्रक्चर है, एक के ऊपर एक रखते हैं, तो विच इज करेक्ट। हमारे पास में लिग्निफाइड वॉल है, सेंट्रल कैविटी, ये जो कैविटी होता है जिसको हम ल्यूमेन बोलते हैं, बहुत बड़ी कैविटी है, करेक्ट। दीस आर डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सो डेड, करेक्ट है। जाइलम फाइबर, हाईली थिकन्ड वॉल्स, किस चीज का थिकन्ड वॉल्स है, लिग्निन का। ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन, ऑब्लिटरेटेड मीन्स टूटा हुआ है, तो भी राइट है। तो फिर बचा क्या, जाइलम पेरेन्काइमा, लेट्स रीड दैट। लिविंग करेक्ट है, थिन वॉल राइट है, दे स्टोर, ऑब्वियसली पेरेन्काइमा स्टोर करेगा, करेक्ट है। मटीरियल्स इन द फॉर्म ऑफ रेसिन, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज। अगर आपको याद है, क्लास अगर याद करते हो, तो मैंने आपको बताया था एक चीज हमको यहाँ पे याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जाइलम जो कि पानी वाला चीज लेके जाता है, बट स्टोर जो पानी का चीज है, रेसिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज, जो पानी पानी है, ये कौन स्टोर करता है, इट्स बीन स्टोर्ड बाय फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा, समझ में आया। सो दैट इज वाई इट्स रॉन्ग, हमारे पास में ये कौन करता है स्टोरेज, दैट इज फ्लोएम पेरेन्काइमा, सो दिस ऑप्शन हैपेंस टू बी रॉन्ग आउट हियर, ठीक है। बट फैट्स वेट्स जो चीजें होती है कौन स्टोर करता है, इट इज बीन स्टोर्ड बाय द जाइलम पेरेन्काइमा, सो mismatch out here is the D option, so therefore the answer for the question happens to be the D option, ठीक है। चलो 109 now, the region between, अच्छा देखिए कॉर्टेक्स, ठीक है। अगर आपको याद है आउटर मोस्ट लेयर जो मेरे पास होती है, अगर मैं स्टेम का सेक्शनिंग करती हूं तो मेरे पास आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस, एपी मतलब ऊपर का, डर्मिस, फिर मेरे पास होता है हाइपोडर्मिस, फिर मेरे पास होता है कॉर्टेक्स जिसको हम जनरली जनरल कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। फिर मेरे पास होता है एंडोडर्मिस, फिर मेरे पास होता है पेरिसाइकिल, फिर मेरे पास होता है वस्कुलर बंडल एंड फाइनली पिथ। एक और चीज, इन तीनों को मिला के भी हम कॉर्टेक्स बोल सकते हैं, बिकॉज इसको हम जनरल कॉर्टेक्स अगर बोलते हैं तो किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आया तो कॉर्टेक्स, आर दे टॉकिंग अबाउट दिस और दिस, दोनों को देख लेते हैं। एंडोडर्मिस एंड द पिथ, इसके और इसके बीच में तो है ही नहीं, विच इज ऑटोमेटिकली रॉन्ग बिकॉज तो रॉन्ग है। एंडोडर्मिस एंड द वस्कुलर बंडल, एंडोडर्मिस वस्कुलर बंडल रॉन्ग है क्योंकि कॉर्टेक्स तो वहां पर है। एपिडर्मिस एंड द स्टिली, दिस इज द एपिडर्मिस, करेक्ट है। अब स्टिली किसको बोला, याद करो किसको स्टिली बोलते हैं, दिस पोर्शन आउट हियर इज नोन एज स्टिली, ठीक है ना,
The central part of the section from the pericycle to the vascular bundle plus the pith is known as the stele. तो और that is right correct option. Pericycle and the endodermis obviously उल्टा नहीं है. Therefore the answer for 109 happens to be the C option. ठीक है? So that is the answer for it. 110. It is from the cell chapter. Let's go for it. Match the following. देखो पहले organelles है A, B, C, D. लाइसोसोम, सबको पता है लाइसोसोम इज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और काम क्या करता है ये यहाँ पर, इसके पास एंजाइम्स होते हैं विच आर एक्टिव एट अ लोअर पीएच, तो इसको हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम्स बोलते हैं. सो दैट मीन्स इसको मैच कर लिया मैंने 1 से. राइबोसोम, सबको पता है राइबोसोम्स क्या काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, तो इसका काम क्या हो गया, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस, द ऑप्शन नंबर 3. Third, smooth endoplasmic reticulum is known for the lipid or the steroid synthesis. So that is option number 4. Centriole. Centriole is the portion responsible for formation of the spindle fibers. So spindle fiber centriole से आता है. That is why option number 2. Therefore 1, 3, 4, 2 is the right वाला. Let's see to that. कहाँ पे 1, 3, 4, 2? That is option number B. ठीक है? That's the answer for it. 111 को देखिए. द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स, कहाँ पे हमने ग्लाइकोकैलिक्स वर्ड पढ़ा, देखिए इसको. द सेल एनवलप, सेल एनवलप, द कवरिंग, किसका होता है कवरिंग, बैक्टीरियल सेल. इसका 3 पार्ट्स है. 1 इज नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स, द नेक्स्ट टू दैट इज नोन एज सेल वॉल, द नेक्स्ट टू दैट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन. ये तीनों को मिलके बोलते हैं सेल एनवलप. ग्लाइकोकैलिक्स जो है आउटर कवरिंग, मे बी देयर मे नॉट बी देयर, सब में नहीं होता है. बट ये फर्दर 2 टाइप्स का है. 1 इज नोन एज कैप्सूल, अगर ये मोटा वाला है, और इट्स नोन एज स्लाइमी लेयर, अगर ये पतला पतला है. ठीक है ना. चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है. A layer surrounding the cell wall of the bacteria. Obviously this is the cell wall. उसके बाहर में है. So that means glycocalyx is the layer surrounding the cell wall of the bacteria. Very correct. Therefore the answer for the question happens to be the A option. फिर भी हम B और C सब पढ़ लेते हैं. A layer present between the cell wall and the membrane. This is a cell wall. ये membrane इसके बीच में तो नहीं है, इसके बाहर है. Therefore B happens to be wrong. Cell wall of the bacteria. Obviously it's not the term used for the cell wall को तो नहीं बोलते. Glycocalyx is outer to this. The cell wall is genetically engineered to possess this. Bacterial cell wall is made up of peptidoglycan. Peptido हमको पता है. That means what? The amino acid. Glycan means the sugar. ये 2 चीज का बना हुआ है. Amino acid, amino sugar. वो कौन सी है? NAMNHA. तो that is the bacterial cell wall. तो therefore the answer for the question happens to be the A option. I hope you are getting the other points too. चलिए 112 now. In case of Markensia, Markensia पता है आपको, Markensia is a liverwort जहाँ पे हमारे पास में thallus type body होता है. Anthridiophore, if you remember, ऐसा डायग्राम बना हुआ है NCERT में, ऐसा डायग्राम बना है. इसके ऊपर में ऐसा ऐसा करके कुछ बना है, इसके ऊपर में ऐसा 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 बना हुआ है, थोड़ा सा फ्लावरी वाला पोर्शन. सो दिस पोर्शन हैपेंस टू बी, व्हाट इज दिस? दिस द मेल थैलस. और जहां पे फ्लावर टाइप है वो क्या है? फीमेल थैलस. ठीक है ना. दैट मीन्स फीमेल प्लांट बॉडी. तो इफ दिस द मेल थैलस, व्हाट इज दिस? इट्स एंथ्रीडियम. तो व्हाट इज दिस? उसका स्टॉक. व्हाट इज उसका स्टॉक नोन एज? एंथ्रीडियोफोर. What is this? Sorry, उसका क्या है वो? फीमेल. आर्किगोनियम. तो what is this portion known as? आर्किगोनियोफोर. अब क्वेश्चन क्या है? एंथ्रीडियोफोर, ये है एंथ्रीडियोफोर. किसमें प्रेजेंट है? मेल थैलस की फीमेल? ऑब्वियसली फीमेल में तो नहीं, मेल में राइट है. मोनोशियस प्लांट, ये क्या है? डायशियस प्लांट है. सो देयरफॉर none of the above तो है ही नहीं. सो देयरफॉर द आंसर फॉर दिस हैपेंस टू बी द A. Sorry, not the A option. That's the B option because this is wrong. That's the B option. And what is the B option? The male thallus, Anthridiophore. अगर वो Archegoniaphore होता तो आंसर क्या होता? The female thallus. Okay? चलो 113. How many chromosomes shall be present in a diploid cell? एक diploid cell है, ठीक है ना. उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? किसमें? मेटाफेज में. If its egg cell has 10 chromosome, तो सबसे पहले egg cell जो है क्या है? इस हैप्लॉइड. उसमें कितने क्रोमोसोम बताया? 10 लिखा है.
एंड अगर वो सेल जा रहा है हमारे पास में क्रोमोसोम बोला है, डीएनए नहीं बोला, तो डीएनए डुप्लीकेशन डज नॉट अगर। अगर वो खुद से जाता मेटाफेज में तो 10 का 10 रहता, बट मैंने क्या पूछा किसमें, मेटाफेज में, उसके डिप्लॉयड सेल में, देयरफॉर द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी 20, ऑप्शन नंबर डी। अब मैं आपको एक चीज सिखाने लगी हूं जहां पे थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज करते हैं। अगर मैं वहां पे आपको क्या लिखती, अगर मैं वहां पे मेटाफेज नहीं लिखती तो एनाफेज, तब आंसर क्या होता। तो देखिए इसको, इन केस ऑफ एनाफेज, थोड़ा सा इसमें कंट्रोवर्शियल है क्वेश्चन, फिर भी ये एनाफेज है, ये मेरे पास सपोज 10 क्रोमोसोम्स है, मेटाफेज में 10 क्रोमोसोम्स आ गया। आई एम गोइंग टू गो फॉर दिस डिवीजन, किसका, सेंट्रोमियर का। दिस क्रोमेटिड और ये दोनों क्रोमेटिड मूव्स टुवर्ड दिस पोल, दिस मूव्स टुवर्ड दिस पोल, एंड वहीं पर हमने क्या लिखा है, दिस क्रोमेटिड्स एक्ट एज द क्रोमोसोम बिकॉज इट्स हैविंग डबल द अमाउंट ऑफ डीएनए। तो अगर वो वहां पे एनाफेज लिखती मैं, तो आंसर फॉर द क्वेश्चन फॉर दिस हैपेंस टू बी क्या होता, वहां पे आंसर होता, ऐसे तो 20 है, आंसर होता 40, बिकॉज ईच क्रोमेटिड आउट हियर एक्ट्स एज अ क्रोमोसोम। बुक में लिखा हुआ है दैट क्रोमेटिड इज व्हाट, क्रोमोसोम। तो एक सेल के अंदर में इधर भी थोड़े क्रोमोसोम, इधर भी थोड़े क्रोमोसोम, तभी तो डिवीजन करके इक्वेशनल डिवीजन करता। तो आई हैव टॉट यू समथिंग एल्स, दो मैंने क्वेश्चन में वो नहीं दिया कि कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं बन जाए। ओके चलिए 114, और किसी को भी इसमें प्रॉब्लम है यू कैन कम एंड मीट मी, ठीक है। चलो 114, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एपोप्लास्टिक मूवमेंट शैल बी एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। बहुत क्वेश्चन का आंसर ए है भाई। हमने पढ़ा सबसे पहले एपोप्लास्टिक है, ये मेरे पास सेल है, ये मेरे पास दूसरा सेल है, ये मेरे पास थर्ड सेल है। इन सब सेल में क्या है, ये दिस इज सेल वॉल, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, है ना। अगर मेरे पास मूवमेंट जो है यहां से आ रहा है, थ्रू द सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन का गैप से जा रहा है, स्पेस से जा रहा है, इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं एपोप्लास्टिक। सिम्प्लास्ट क्या होता है, यहां से आता, यहां से जाता, प्लाज्मोडेस्माटा से अंदर अंदर अंदर। अगर वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है तो सिम्प्लास्ट बोलती, क्रॉस नहीं कर रहा है तो उसको मैं एपोप्लास्ट बोलूंगी। तो जब मैं सेल अंदर से जा रहा है, सिम्प्लास्ट है, तभी तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हेल्प कर रहा है। एपोप्लास्ट में वो कैसे उसको हेल्प कर सकता है, दिस इज इनकरेक्ट, सो दैट मीन्स ए इज द आंसर फॉर इट। इन यंग रूट वाटर एंटर्स डायरेक्टली इनटू द जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकेट, ऑब्वियसली करेक्ट है, सीधा चला गया। सिम्प्लास्टिक सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ द इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट, राइट है, इंटरकनेक्टेड अभी तो बोला, यहां से प्रोटोप्लास्ट से चला गया, यहाँ पे प्रोटोप्लाज्मिक लिंकेज है, इससे चला गया, करेक्ट। मूवमेंट ऑफ द वाटर थ्रू द रूट लेयर इज अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक इन एंडोडर्मिस। ये हम सबको पता है, बाहर में बाहर में जो है एपोप्लास्टिक हो सकता है, सिम्प्लास्टिक हो सकता है, जब वो आता है एंडोडर्मिस में it is bound to be what, it is bound to be what, सिम्प्लास्ट। क्यों, बिकॉज एंडोडर्मिस में हमारे पास में क्या होता है, इट्स हैविंग कैस्पेरिन स्ट्रिप। तो बाहर से इट मे बी व्हाट, इट मे बी एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, बट जब मेरे पास आ गया एंडोडर्मिस में, इट इज बाउंड टू बी व्हाट, सिम्प्लास्ट। सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। रॉन्ग यहाँ पे क्या हुआ, ए ऑप्शन, सो देयरफॉर आंसर फॉर 114 हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन। लेट्स टॉक अबाउट 115 नाउ। लुक एट दिस डायग्राम, डायग्रामेटिक है, ये सबसे पहले है किस चीज का डायग्राम, दिस इज अ डायग्राम फॉर हाइड्रोपोनिक्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड हाइड्रो, पानी, हाइड्रोपोनिक्स, दैट मीन्स सॉल्यूशन हमारे पास है, उसमें हमने प्लांट्स को ग्रो करना है, सॉइललेस कल्चर, दिस इज नोन एज सॉइललेस कल्चर। तो सॉल्यूशन कल्चर है सॉइललेस कल्चर, ठीक है ना, हमने उसी में ग्रो कर देना, अपनी मर्जी से न्यूट्रिएंट्स देना है, सब कुछ देना उसको। अब इसमें पूछा है, क्या पूछा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए। ये देखो, ये डायग्राम है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डाल रहा, सब कुछ न्यूट्रिएंट डाल दिया, यहां से फनल एडिंग वाटर न्यूट्रिएंट्स, दैट मीन्स खत्म होगा तो हम और डालेंगे। ये मेरे पास प्लांट है, कॉटन लगाया फॉर होल्डिंग दिस, बिकॉज सॉइल होल्ड करता, बट यहाँ पे कॉटन होल्ड कर रहा है। वो क्या है यहाँ पे, हम सबको पता है कि
कि जब पानी है वहां पे हमेशा किस चीज की डेफिशिएंसी होती है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है तो मैं अगर ऑक्सीजन सप्लाई करती रहूंगी तो मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर एडिंग वाटर न्यूट्रिएंट्स, नो, ये तो लिख ही दिया, वाटर न्यूट्रिएंट्स मिनरल इज द सेम थिंग, टू सप्लाई एडिक्वेट ऑक्सीजन लेवल्स, विच इज वेरी करेक्ट। देयरफॉर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन। फॉर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑब्वियसली नहीं, हमको निकालना नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड। टू डिक्रीज द डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल, नहीं, टू इंक्रीज दैट, तो मैं ऑक्सीजन सप्लाई करूंगी। ठीक है। 116, the figure depicts the light harvesting complex. Let's talk about this figure of photosystem 1 and the photosystem, okay, 1 only, and select the correct options. चलो देखो इसमें अंदर हमारे पास में LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है। सबसे पहले हमारे पास जब लाइट गिरती है, सब पिगमेंट्स के ऊपर लाइट गिरती है, बट ऑल दिस पिगमेंट एक्सेप्ट फॉर क्लोरोफिल ए, यहाँ पे जो पिगमेंट्स है उसको हम एक्सेसरी पिगमेंट्स बोलते हैं, उसको एंटीना मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते डायरेक्टली इन फोटोसिंथेसिस। तो वो अपनी लाइट किसको देते हैं, तो क्लोरोफिल ए, जहां पर वो काम करता है, कहां पे, रिएक्शन सेंटर में। और इन केस ऑफ पिगमेंट सिस्टम 1 या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स नंबर 1, व्हाट इज द रिएक्शन सेंटर का वेवलेंथ, इट इज 700 नैनोमीटर। अब ये जब अपना भी लाइट लेता है, किसी दूसरे का भी फोटोन का लाइट, एक्साइटेड, खुश, एंड देन इट एक्सपेल्स द इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन फेंका, पकड़ा किसी ने, किसने पकड़ा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। दैट्स द स्टोरी ऑफ दिस, लेट्स गो फॉर इट। देखिए सबसे पहले पूछा ए क्या है, दिस, ये देखो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो कौन पकड़ेगा, हमारे पास कोर मॉलिक्यूल नहीं है, रिएक्शन सेंटर नहीं है, ऑब्वियसली द ए ऑप्शन हैपेंस टू बी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। लेट्स टॉक अबाउट द बी। बी कौन सा है हमारे पास, बी यहां पर है जो कि बीच में है, ये तो लाइट गिर रहा है, बाहर वालों पे गिर रहा है। व्हाट आर दिस सी नोन एज, द सी आर नोन एज एक्सेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, सो दीज आर पिगमेंट मॉलिक्यूल्स आउट हियर। तो अब मेरे पास वहां पर क्या है, B happens to be the reaction center. Reaction center of this happens to be A है, sorry 1 है, that happens to be 700 नैनोमीटर। और इसमें कौन होता है, एक ही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर कौन होते हैं, द अदर पिगमेंट्स, क्लोरोफिल B है, कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल, एंटीना मॉलिक्यूल्स क्यों बोलते हैं, टू रिसीव डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट, सो दैट ज्यादा अच्छा फोटोसिंथेसिस करे। और एक्सेसरी और क्या बोलते हैं, प्रोटेक्ट्स द क्लोरोफिल ए फ्रॉम, किस किस से, प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम, बोलो, फोटो ब्लीचिंग ऑफ द क्लोरोफिल, सोलराइजेशन ऑफ क्लोरोफिल ए, दोनों क्लोरोफिल ए, एंड क्या करता है, फोटो ऑक्सीडेशन से भी प्रिवेंट करता है। ठीक है, चलो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। दिस इज करेक्ट आउट हियर, प्राइमरी एक्सेप्टर, रिएक्शन सेंटर। देख लीजिए फिर से, ये जो बाहर बाहर वाला है सी वाला पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है, बाकी सब क्लोरोफिल ए को छोड़ के, यहाँ पे जब आ गया ये वाला रिएक्शन सेंटर, और इससे जब फोटो निकला किसने पकड़ा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो PEA लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए 117। अब देखो ये कितने लोग को याद है, मुझको नहीं मालूम कितने लोग को याद है। सबसे पहले ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स, इसको सिस्टम भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जो भी बोलो। तो चलो रिकॉल कर लेते हैं, पूरा तो बना नहीं सकते यहाँ पर, बट पूरा रिकॉल कर लेते हैं। हमारे पास 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, 4, 4 आर इलेक्ट्रॉन कैरियर। द फिफ्थ कॉम्प्लेक्स आउट हियर इज ATPase, जो हेल्प करा किसमें, केमियोस्मोटिक थ्योरी में ATP बनाने में। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से यहां से देख लीजिए, जब मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, NADH2 से मेरे पास में इलेक्ट्रॉन निकलता है, किसके पास जाता है, कॉम्प्लेक्स 1 का, मेरे पास में क्या होता है, NADH से निकला, किसके पास गया, FMN-FES के पास गया। वहां से कहां पे जाता है, इट गोज टू कोएंजाइम Q, जिसको यूबिक्विनोन बोलो, कोएंजाइम Q बोलो, वहां से किसके पास गया, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, किसके पास गया, कॉम्प्लेक्स नंबर 3। तो यहां से ये जब गया कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से किसके पास गया, यूबिक्विनोन के पास, जिसको हम लोग नहीं बोलना है तो कोएंजाइम Q बोलोगे, वहां से वो जाता है किसके पास, कॉम्प्लेक्स 3 के पास। तो क्या सिखाया था, साइटोक्रोम में है B फंस गई C1 में, तो मेरे पास देखो साइटोक्रोम B FES फंस गई C1 में, तो वहां चला गया। फिर वहां से वो कहां पे जाता है, इट गोज टू साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C1 से C में जाता है, फिर वो जाता है 4th कॉम्प्लेक्स में, जिसमें मेरे पास में कॉपर है, फिर मेरे पास साइटोक्रोम A3 एंड फाइनली गोज टू द ऑक्सीजन। तो ये मेरे पास विच इज ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट।
बट लेट्स सी द अदर ऑप्शंस टू, थोड़ा सा देख लेते हैं. अच्छा, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से भी जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो किसके पास जाते हैं? दैट ऑल्सो गोज टू व्हाट? यूबिक्विनॉन. यूबिक्विनॉन से इसके पास एंड देन गोज टू दिस. तो साइकिल रिमेन्स द सेम. जो 2 वाला भी 3 को देता है, 1 वाला भी 3 को देता है. ओके, एंड FeS NADH2 ऑब्वियसली नहीं, NADH2 से स्टार्ट करना चाहिए, तो दैट इज रॉन्ग. NADH ठीक है. साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C तो जाके 3rd के बाद आता है, सो दैट इज रॉन्ग. साइटोक्रोम C1, तो B फंस गई C1 में, तो C1 से तो स्टार्ट होना ही नहीं है. सो दैट मीन्स हमारे पास सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे रॉन्ग है अदर दैन द B ऑप्शन. तो आंसर फॉर दैट इज B ऑप्शन. आई रिक्वेस्ट प्लीज सीक्वेंस याद करना. ठीक है, चलिए. 118 प्लांट ग्रोथ हार्मोन. अब क्या पूछा है? ये क्वेश्चन कहीं नहीं डाला, आज डाला है. फंजाई से और फिश से मिलता है. अगर आपको याद है, एक हार्मोन है जिसको जो हमको जिब्रेला फ्यूजिकोराई से मिला है. फ्यूजिकोराई. व्हाट इज दिस फ्यूजिकोराई? जिब्रेला फ्यूजिकोराई. इट इज अ फंजाई. और ये क्या करता है? इसको एक डिजीज कॉज करता है जो कि फुलिश डिजीज बोलते हैं. लंबा 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 बनाते हैं, पेल बनाते हैं. सो दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम, सो दिस इज अ फंजाई. इससे हमारे पास में हार्मोन मिला है जिसका नाम है जिब्रेलिन. सो इफ इट इज आस्क्ड कौन सा हमको फंजाई से मिला है, दैट इज सेड टू बी जिब्रेलिन. अब दूसरा पूछा फिश से, तो चलो देख लेते हैं. देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड स्कूज. वो क्या कर रहा था? प्रोलिफरेशन. प्रोलिफरेशन मतलब डिवीजन ऑफ टोबैको पिथ. टोबैको का पिथ लेके वो उसको प्रोलिफरेट करने का कोशिश कर रहा था. अब उसके पास में हर तरह का उस टाइम का ऑक्सिन था. ऑक्सिन से ट्राई किया, प्रोलिफरेशन नहीं हुआ. जिब्रेलिन से ट्राई किया, प्रोलिफरेशन नहीं हुआ. प्रोटीन से ट्राई किया, सबसे ट्राई किया, फेल हो गया. तब लैब के अंदर पुराना बॉटल था, उसके अंदर पुराना DNA था, उसको डाला तो ये प्रोलिफरेशन कर गया. सो व्हाट ही नोटिस व्हाट्स इट इज द DNA विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. फिर उसने क्या किया? फ्रेश DNA से किया तो उसको प्रोलिफरेशन नहीं मिला. हर बार जब वो पुराना DNA से करता था प्रोलिफरेशन मिलता था, फ्रेश से नहीं. सो ही केम टू द कंक्लूजन दैट दिस इज द ब्रोकन पार्ट ऑफ द DNA रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोलिफरेशन. बट वो DNA किसका था? वो DNA था हेरिंग स्पर्म. स्पर्म तो समझ में आ गया. हेरिंग इज अ फिश का नाम, उसके स्पर्म से था. और ये कौन सा हार्मोन था जो प्रोलिफरेशन, सेल डिवीजन करा रहा था? ऑब्वियसली साइटोकाइनिन. और साइटोकाइनिन को हम लोग काइनेटिन भी बोलते हैं. तो हमारे पास जिब्रेलिन मिला किससे? हमको मिला फंजाई से. साइटोकाइनिन मतलब काइनेटिन किससे मिला? हमको मिला क्या कहते हैं? फिश से. देयरफॉर द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन. फिर भी ऊपर वाला भी देखते हैं. जिब्रेलिन इज करेक्ट. फिर हमको मिला किससे? फंजाई से. जियाटिन. जियाटिन भी एक साइटोकाइनिन है बट ऑब्टेन फ्रॉम व्हाट? जियामेज. जियाटिन. जिया मतलब जिया से, काइनेटिन के जैसा एबिलिटी, तो जियाटिन वो जियामेज से. तो दैट इज व्हाई ए ऑप्शन इज रॉन्ग. ऑक्सिन एंड 2,4-D ये दोनों के दोनों ऑक्सिन है. ऑक्सिन जो है वैसे तो हमारे पास ह्यूमन यूरिन से भी मिला था, बट ये ऑप्शन इज रॉन्ग. इथाइलिन, जो इथाइलिन तो फ्लावरिंग सर कहते हैं फ्रूटिंग में हेल्प करता है. एंड साइटोकाइनिन तो इससे मिला, बट दिस आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस पोर्शन. देयरफॉर द आंसर फॉर दिस हैपेंस टू बी 118 का द बी ऑप्शन. 119 select the odd one out with respect to physiological effect of plant growth hormone which is an dash compound, indole compound. तो let's talk about that. ये किसकी बात करें? When I talk about the word indole, indole is indole acetic acid, indole butyric acid, ये सब है. That means they are talking about auxin. ठीक है. अब auxin क्या क्या यहाँ पे कर रहा है? चलो. Auxin inhibits the growth of axillary bud. Yes, auxin causes apical dominance. Axillary bud को prevent करता है. तो which is correct? Induces parthenocarpy in tomatoes, which is correct. Widely used as herbicide. Yes, हमारे पास 2,4-D यूज किया गया था वियतनाम वॉर में, and this is used as herbicide for the dicots. Leads to early production in conifers. सीड प्रोडक्शन जल्दी कराता है. कॉनिफर्स में कौन कराता है? सी वाला कौन कराता है? जिब्रेलिन. सो ऑटोमेटिकली द रॉन्ग ऑप्शन फॉर दिस ऑक्सिन हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन, जो किसका रोल है? जिब्रेलिन का. दैट इज व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट. तो ऑड वन आउट पूछा तो बाकी तीनों करेक्ट है, सो दैट इज रॉन्ग. ठीक है, चलिए. 120 अ वेरी सिंपल क्वेश्चन.
इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट्स द बाइसेक्सुअल कंडीशन इज डिनोटेड बाय, चलिए देखिए ये मेरे पास बाइसेक्सुअल है, बोथ मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट टुगेदर। तो मेरे पास अगर एक ऑप्शन है मोनोशियस एंड डायोशियस, मोनोशियस एंड डायोशियस। मोनोशियस मतलब हमारे पास एक ही प्लांट है जिसके अंदर मेरे पास दोनों मेल एंड फीमेल प्रेजेंट है, उसको मैं ऐसे भी लिख सकती थी, ऐसे। बट डायोशियस मतलब मेरे पास दो डिफरेंट प्लांट है जिसमें मोनोशियस और डायोशियस है। सॉरी, डायोशियस मतलब मेरे पास दो प्लांट जिसमें मेल एंड फीमेल है, ठीक है। तो इसको मतलब क्या, डायोशियस होने के लिए मेरे पास डिफरेंट चाहिए, तो ये अलग अलग हो गया, यूनिसेक्सुअल हो गया। बट एक ही के अंदर होने से वो बाइसेक्सुअल होता है। तो इसने क्या पूछा, जहां पे बाइसेक्सुअल है तो डायोशियस को मैं बाइसेक्सुअल नहीं बोल सकती, मोनोशियस को मैं बाइसेक्सुअल बोल सकती हूँ, विच इज करेक्ट। हाँ, प्लांट्स में। बट फंजाई में मेरे पास में ऐसा नहीं होता है, होमोथैलस, नो डिफ्रेंसिएशन बिटवीन रूट स्टेम एंड द लीफ। एक ही थैलस के अंदर में मेरे पास मेल फीमेल दोनों है, दैट इज नोन एज होमोथैलिक। हेट्रोथैलिक मीन्स डिफरेंट के अंदर है, तो ऑब्वियसली मोनोशियस इज बाइसेक्सुअल in case of plants and homothalic is bisexual in case of fungi. Line है NCERT का, so please go for it and that is option number A. होमोथैलिक एंड डायोशियस रॉन्ग है, डायोशियस तो यूनिसेक्सुअल सिखा दिया, सब कॉम्बिनेशंस इधर उधर कर दिया है, बट दैट हैपेंस विद द आंसर। बट व्हेन यू रीड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर थोड़ा सा आपको देखना है इसके अंदर, बट अदरवाइज यहां से द क्वेश्चन इज, द आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। 121. Which option is correct? Pollination gives the guarantee of the promotion of post-pollination events leading to fertilization. ये पोलन आके लैंड कर लिया है स्टिग्मा पे, but does it guarantee कि अंदर जाएगा? Does it guarantee कि अंदर फ्यूजन होगा? Obviously no. So that means the A option is incorrect. The events, pollen डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा, पोलन आके डिपॉजिट हुआ, राइट है, अंटिल द पोलन ट्यूब एंटर, हाँ जी, फिर पोलन ट्यूब बनाएगा, ओव्यूल के अंदर एंटर करेगा, दिस इज नोन एज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। यस, देयर इज अ इंटरेक्शन ऑफ द डायलॉग्स, दैट इज केमिकल डायलॉग्स एंड दैट इज करेक्ट। जब तक ये अंदर नहीं जा रहा है, बातचीत नहीं कर रहा है, केमिकल सीक्रेट नहीं कर रहा है, तब तक कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, बट वो एक्सेप्ट कर लिया तभी तो ओव्यूल के अंदर जाएगा, सो दैट इज राइट। Pollen pistil interaction is a dynamic process, very correct, involving the pollen recognition, very correct, followed by only promotion। अभी मैंने क्या बोला, उसकी मर्जी वो पसंद करे कि रिजेक्ट करे, यहां तक राइट है, ये वर्ड को उसको रॉन्ग कर दिया, दैट इज व्हाई इट्स रॉन्ग। पिस्टिल हैज नो एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन, नहीं, पिस्टिल तो रिकॉग्नाइज करेगा ही ना, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। द आंसर फॉर दिस हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए 122, a typical embryo sac. So let me draw that for you. This is an embryo sac. यहाँ पर मेरे पास होता है ये दो कौन है, सिनर्जिड्स, कोऑपरेटिव सेल्स, ये क्या है, एग सेल, तीनों को मिलके क्या बोलते हैं, एग एपरेटस। इसके अंदर एग के साथ में मेरे पास क्या है, दैट इज सिनर्जिड्स। यहाँ पे मेरे पास क्या है, एंटीपोडल सेल्स, ठीक है, एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। ये पोर्शन जो सबसे बड़ा वाला पोर्शन है, इसके अंदर मेरे पास polar nuclei, which is 7-celled 8-nucleated structure, ठीक है ना। So let's see to that. Possess what? Egg, right है, synergid secondary cell इसको बोलते हैं, बट सेकेंडरी न्यूक्लियाई वाला, इसको पोलर न्यूक्लियाई को सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, बट वहां पे वो नहीं लिखा है, तो दैट इज वाई, कौन नहीं लिखा, एंटीपोडल सेल, सो दैट इज रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट, एग सिनर्जी सेंट्रल सेल पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल के अंदर ही पोलर, फिर इन्होंने देखो पार्शियलिटी कर दिया, ए और बी में दोनों में हमारे पास एंटीपोडल सेल्स नहीं लिखा है, दैट इज वाई रॉन्ग। फिर से बोल रही हूँ, पोलर न्यूक्लियाई आर ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी न्यूक्लियाई प्रेजेंट इनसाइड व्हाट, द सेंट्रल सेल, ठीक है ना। सो दैट सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। एग सिनर्जिस पोलर न्यूक्लियर एंटीपोडल सेल सभी कुछ लिखा है, देयरफॉर द आंसर फॉर द क्वेश्चन इज सी ऑप्शन। डी भी देख लेते हैं, एग सिनर्जिस सेकेंडरी वॉल से कुछ लेना देना नहीं है, सो दैट इज वाई दैट इज रॉन्ग। द आंसर फॉर द क्वेश्चन इज सी ऑप्शन। 123, चलो थोड़ा सा जेनेटिक्स देखते हैं। असर्शन एंड रीजनिंग, डाउन सिंड्रोम, क्लीनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सब क्या है, क्रोमोसोमल एब्रिएशंस, एबनॉर्मलिटीज हमारे पास में, ये सब में क्या है, डाउन सिंड्रोम एंड क्लीनफिल्टर सिंड्रोम क्या है, दोनों के दो ट्राइजोमी का एग्जांपल है ना। क्लीनफिल्टर में हमारे पास क्या होता है, एक्स वाई, दैट मीन्स अब मेल है, जिसको मेल है उसके अंदर मैंने एक्स वाई में एक एक्स और लगा दिया,
तो वो बात की बात। टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, किसमें? फीमेल में, है ना। तो दैट इज व्हाट, मोनोसोमी, और वो दोनों क्या है? ट्राइसोमी। इन क्लिनफिल्टर सिंड्रोम फीमेल्स आर स्टेराइल, ना ना ना, ये है मेल और उसमें फीमेल का फीचर्स आ रहा है, दैट इज अ स्टेराइल मेल और फीमेल के जैसा मेल आउट हियर। सो द बी रीजन आउट हियर इज रॉन्ग, assertion is correct and reason is wrong, therefore the answer for the question is, पूछा बी वाला, both assertion reason are true, but no, if assertion is true and the reason is false, therefore the answer for this happens to be C option. Okay, चलिए अब 124 से सिंपल मैं क्वेश्चन नहीं दे सकती थी, बहुत बार पूछा हुआ है, वैसे भी बच्चा का क्वेश्चन है। 124 3:1 ratio in the F2 generation is explained by 3:1 ratio is what the normal law of dominance। ये मेरे पास है, इसको मैं क्रॉस करूंगी, सेल्फिंग करूंगी, I get this, I get this, I get this, I get this। तो what is this? All dominant, tall, and this is dwarf। 3:1 ratio is the law of dominance। मुझे पता, फिर भी स्टूडेंट्स रॉन्ग करते हैं, तो इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फाइन, चलिए लेट्स टॉक अबाउट दिस। ऐसा क्वेश्चन दूसरा लैंग्वेज में हमने पहले भी दिया, बट लेट्स टॉक अबाउट दैट। सपोज, पहला क्वेश्चन नंबर 125, सपोज मेरे पास कितना है? हैवी डीएनए। हैवी मतलब ये मेरे पास दोनों के दोनों 15 है, इसको हम हैवी डीएनए बोलते हैं। कितने हैं? 75। इसको साइड में रख लो। अब ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपका काम करेगा। इट इज ग्रोन रेप्लिकेटेड ट्वाइस इन N14, तो इसको मैंने सेपरेट किया, ये इसको सेपरेट किया, तो यहाँ पे मेरे पास N15 ही है, यहाँ पे मेरे पास N15 ही है, 14 में ग्रो किया तो ये हो गया 14। ये फर्स्ट जनरेशन। अब मैंने सेकेंड जनरेशन में क्यों किया? मेरे पास ये 15 है, ये मेरे पास 14 है, ये 15 है, ये 14 है, इसके साथ में बनेगा मेरे पास में क्या? इसमें साथ में मेरे पास बनेगा 15 के साथ भी 14 बनेगा। चलो इसी से बनाते 14, दिस इज 15। ये 14 था मेरे पास एक और बनाऊंगी 14। ये 15 था मेरे पास में, एक और बनाऊंगी 14। ये 14 था मेरे पास में, एक और बनाऊंगी 14। ठीक है, यही बोला, 2 जनरेशन पूछा। अब जब मेरे पास 75 ये था, ये कितना बन गया? 150। अब ये 150 का डबल बनेगा मेरे पास 300। अब मेरे पास देखो हैवी कितना हो गया आउट ऑफ 300? आधा वाला, तो 150 हैपन्स टू बी हैवी एंड 150 हैपन्स टू बी मेरे पास में क्या? लाइट। अब देख लेते हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन इज 150 हाइब्रिड, तो हैवी जो, सॉरी नॉट हैवी, सॉरी 150 इंटरमीडिएट है ना मेरे पास। ये देखो मेरे पास हैवी ये था, ये मेरे पास इंटर। ओके, लेट मी रिपीट इट एक बार फिर से प्लीज। क्वेश्चन नंबर 125, आई एम गोइंग टू रिपीट इट। ठीक है, 125, suppose 75 heavy DNA। what do you mean by the word heavy DNA? heavy DNA मतलब ये मेरे पास 15 और 15 है, heavy DNA है। कितने हैं? 75 heavy। अब ये रेप्लिकेट करेगा कितनी बार? ट्वाइस लिखा है, तो फर्स्ट रेप्लिकेशन, सेकंड रेप्लिकेशन। ठीक है ना। अब ये दोनों जो है मेरे पास में 15 हो गया, ये भी 15 हो गया। अब इसने जब रेप्लिकेट किया, किसमें लिखा है? 14 में, तो इसने 14 बना दिया, इसने भी 14 बना दिया। ये दोनों के दोनों, बट 2 तो नहीं बना, वो 75, ये कितने बनेंगे? 150 बनेगा। अब ये दोनों के दोनों आर दिस हैवी आउट हियर? नहीं, दोनों के दोनों हैवी नहीं है, दोनों के दोनों मेरे पास क्या है? हाइब्रिड, जिसको मैं इंटरमीडिएट मीडियम भी बोलूंगी। दैट मीन्स 150 आउट हियर आर हाइब्रिड। ठीक है ना, 75 का 150। अब ये सेकेंड जनरेशन, अब ये 15 यहां पर आ गया, ये 14 आ गया, ये 15 आ गया, ये 14 आ गया। इसने पार्टनर बनाया 14, इसने पार्टनर बनाया 14, इसने पार्टनर बनाया 14, इसने पार्टनर बनाया 14। तो ये 150 था, तो ये कितना बनेगा? ऑब्वियसली 300 बना, तो इसमें से 50-50% है क्या? दिस एंड दिस हैपन्स टू बी व्हाट? ये दोनों क्या हो गया? दैट मीन्स आधा। 150 आउट ऑफ दिस हैपन्स टू बी व्हाट? हाइब्रिड। हाइब्रिड को मैंने क्या बोला? मीडियम, इंटरमीडिएट। और ये जो दोनों मेरे पास है, ये दोनों मतलब 150 है। व्हाट आर दिस? 150 हैपन्स टू बी द लाइटर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नंबर कैसे देखा? 75 का 50, 150, 150 का 300।
वो जितने भी थे पूरे के पूरे हैवी थे, तो ये पूरे के पूरे मेरे पास इंटरमीडिएट बने, यहाँ पे आधे इंटरमीडिएट आधे लाइट। तो आंसर फॉर दैट इज 150 हाइब्रिड, 150 नॉर्मल डीएनए। नॉर्मल डीएनए मींस द नॉर्मल तो है ही, वही लाइट वाला हो गया, लाइट और नॉर्मल बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन इज 75 हाइब्रिड 75 नॉर्मल। नो, बने ही मेरे पास 300 है, तो वो तो 150 बोलते रॉन्ग है। 150 हाइब्रिड 75 नॉर्मल, नंबर ही रॉन्ग बन रहा है मेरे पास। एंड फोर्थ ऑप्शन इज 75 हाइब्रिड 150 नॉर्मल, सबके अंदर नंबर ही रॉन्ग है। देयरफॉर द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी ऑप्शन नंबर, क्या था आंसर? ऑप्शन नंबर ए। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। ओके, चलिए 126 मेन एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए बनता है, डीएनए पॉलीमरेज। बट डीएनए किसको देख के बनता है? डीएनए को देख के। दैट इज व्हाई द एंजाइम इज नोन एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। द आंसर फॉर 126 इज बी ऑप्शन। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज अगर ये होता तो मेरे पास क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। तो पहला ऑप्शन होता तो ट्रांसक्रिप्शन, बिकॉज आरएनए बन रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, अगर आरएनए से डीएनए बनता है, रिवर्स बन रहा है, रेट्रो माने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो मेरे पास ये ऑप्शन होता। आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, अगर आरएनए बना रहा है विच इज वेरी लेस, बट हमारे पास आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 126 का द बी ऑप्शन। 127 पेपावर, कैसे याद सिखा था? पेपावर इज पॉपी, पॉपी मीन्स ड्रग्स। अब ड्रग्स का हमारे पास डायग्राम, दो डायग्राम बना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एक है माइकेलिया, मैं अकेला। पेपावर ड्रग्स, ड्रग्स जब लोग लेते हैं सब मिल के लेते हैं ना, चुपके चुपके से। सो व्हाट इज दिस? ऐसा बना हुआ डायग्राम, सब मिलके ले रहे हैं। मल्टीकार्पलरी, यस, सिनकार्पस के एपोकार्पस सब मिलके ले रहे हैं, तो व्हाट इज दिस? सिनकार्पस। देयरफॉर द आंसर फॉर 127 हैपेंस टू बी बोथ ए एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी आउट हियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128, मैच द फॉलोइंग। चलिए देखिए, इसको याद करना स्ट्रैटेजीज को। लेट्स टॉक अबाउट दैट। ए बी सी डी, लेट्स टॉक। कॉलीफ्लावर, अब कॉलीफ्लावर को देखो, कॉलीफ्लावर कैसे लगता है? स्नोबॉल के जैसे लगता है, बड़ा सा। सो व्हेन आई मैच दिस कॉलीफ्लावर इज मैच्ड विद द थर्ड ऑप्शन, स्नोबॉल। काउपी, छोटे छोटे काउपी, छोटा छोटा होता है, कोमल सी होती है ना, जब हम लोग कच्चा भी खा लेते हैं, तो व्हाट इज दिस? फोर्थ ऑप्शन। फ्लैट बीन एंड भिंडी, भिंडी को बुक में लिखा है ओखरा, तो वहां पे मैंने आपको सिखाया कैसे इसको करना है, दिखाने के लिए वहां पे BFO, ब्रासिका, फ्लैट बीन एंड ओखरा। क्या बताया था? गौरव ने सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 में क्या किया था? A4 शीट मांगी थी। किससे? श्वानी से। तो श्वानी से A4 शीट मांगी, किसका ऑप्शन है? ओखरा का, मतलब भिंडी का। फ्लैट बीन क्या है? सेमेस्टर 2 एंड सेमेस्टर 3। तो अब मेरे पास फ्लैट बीन आ गया थर्ड, तो पूसा सेम सेमेस्टर, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। फिर मेरे पास में आ गया भिंडी, व्हाट इज दैट नोन एज? पूसा A4, सो दैट इज ऑप्शन नंबर 2। सो दैट इज 3 4 1 2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 3 4 1 2, फाइन। 129, which is most crucial for seed storage. सीड स्टोरेज, दैट मीन सीड को हमने रखना है फॉर द लॉन्गर पीरियड, बहुत देर तक सीड को हम रख सकते हैं। तो अगर मेरे पास वो क्या चाहिए, मेरे पास डिहाइड्रेशन, मतलब पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी उसमें हुआ, हम सबको पता है पानी वाली चीज खराब हो जाती। कौन खराब करता? माइक्रोब्स। सो एंड दूसरा क्या? डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी मीन्स द रेस्टिंग स्टेज, नॉन जर्मिनेटिंग स्टेज। ऐसे जैसे जर्मिनेट कर लिया तो आप कैसे इसको स्टोर कर सकते हो? सो दैट इज व्हाई द आंसर फॉर दैट 129 हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन। एंडोस्पर्म एंड वाटर, कुछ लेना देना नहीं है सीड स्टोरेज में, वैसे भी सब सीड्स में एंडोस्पर्म होता नहीं है ना, सो दैट इज गॉन। लीस्ट अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट, नो, लीस्ट अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट, तो सीड बचेगी ही नहीं। एंडोस्पर्म इन लार्ज क्वांटिटी नॉट नेसेसरी, बिकॉज देयर आर मेनी सीड्स व्हिच आर विदाउट द एंडोस्पर्म एंड यू कैन स्टोर देम, सो दैट इज व्हाई द आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ए ऑप्शन। 130, फॉल्स फ्रूट। सबसे पहले फॉल्स फ्रूट होता क्या? फॉल्स फ्रूट आर द फ्रूट्स इन विच अदर पार्ट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन फ्रूट फॉर्मेशन। ऑल्सो दैट मीन्स ओवरी होना पड़ेगा। एंड नॉर्मली हमारे पास फॉल्स फ्रूट जो एनसीईआरटी ने लिखा है किससे डेवलप हो रहा है? थैलेमस से। बट दैट डज नॉट मीन कि सिर्फ थैलेमस से, बट यस एनसीईआरटी हैज गिवन द वर्ड थैलेमस से। कौन है? एप्पल है, पियर है, कैशू है, हमारे पास स्ट्रॉबेरी है, ये सारे एग्जाम्पल्स दिए। देखो तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी हैपेंस टू बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन। तो सीधे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, तो ये किससे डेवलप हो रहा है? फॉल्स फ्रूट है, या पे थैलेमस इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। तो आई डोंट हैव मच टू डिस्कस आउट हियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 131।
ABO blood group is controlled by the gene I. Yes, and it is having 3 alleles. जब भी मैं बोलती 3 alleles, what is that? Multiple allelism. ठीक है ना? एंड वहां पे कोडोमिनेंस B दिखा रहा है. अगर मम्मी का A है, पापा का B है, तो बच्चा में क्या आएगा? AB. चलिए देखें. There are 6 genotypes and how many phenotypes are possible? चलो पहले 6 को भी देख लेते हैं. अच्छा, फिनोटाइप का फॉर्मूला फॉर मल्टीपल एलिज्म क्या है? इज n+1. What is n? n is number of alleles. ठीक है ना? n कितना है? 3 + 1, that makes it फिनोटाइप कितना मेरे पास? 4. अगर मैं 4 फिनोटाइप 4 लिख देती, जीनोटाइप ढूंढना होता, तो जीनोटाइप के लिए फॉर्मूला क्या सिखाया था? I hope you remember that. n/2 into n+1. n out here is 3. So 3/2 into 3 + 1, that is 4. Cutting, and which gives you 6. So this is how you can find out the number of genotypes also, या types of genotype also. हो सकता है कल किसी और के बारे में phenotype दिया, आपको genotype ढूंढना है, तो you can go for this formula. Therefore the answer for that is 4. That means 4 phenotypes are possible, which is option number C out here. Okay, चलिए. Next 132 देखते हैं. What is this talking about? This is talking about the phosphorus cycle. Major reservoir phosphorus are phosphate rocks. Yes, very correct. And fossil bone deposit, हमने बोला था हमारे bones में, teeth में, इन सब के अंदर क्या होता है? phosphorus है. और ये sedimentary है ना हमारे पास में cycle. Laid down in the past geological ages, which is very correct. I1 is correct. That means assertion is correct. Yeah, first is right. During withering, टूटना of the rocks, minute amount of phosphate dissolves in the soil solution. If you remember the cycle, हमारे पास rocks है, rock टूटता है, withering होता है, तो soil solution में ये मेरे पास phosphate जाता है, जिसको कौन लेता है? प्लांट्स. प्लांट्स को कौन खाता है? एनिमल्स. दोनों मरते हैं, फिर से हमारे पास नीचे गया. दैट्स द साइकिल. It is absorbed and by the roots of the plants, which is correct. तो 2 is also correct. दोनों के दोनों correct है. Both statements 1 and 2 is correct. Therefore option number C. Fine है? ठीक है ना? Assertion reason. चलिए. Geographical representation. Question number 133. Geographical representation of biomass relationship between the producer and the consumer is. अब ये क्या है? Representation तो क्या है हमारे पास में? Pyramids ही तो है. ऐसे ही है ना? This is T1, T2, T3, T4. तो इसको दिखा रहा है, बायोमास का दिखा रहा है, हमारे पास एनर्जी का दिखा रहा है, नंबर का दिखा रहा है, प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर. व्हाट इज दिस नोन एज? इकोलॉजिकल पिरामिड्स, जो ग्राफिकल, बाकी कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है. ठीक है? दिस इज अपराइट, और अगर मैं इसको ऐसे बनाती तो दिस इज नोन एज इन्वर्टेड. ठीक है ना? सो द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन. 134. How many of the following are the ways of in situ conservation? In situ conservation मतलब अपने घर में, मम्मी के घर में, own habitat में, own habitat. ठीक है ना? Now, germ plasm collection. germ plasm को तो हम लोग लेके कहीं पे स्टोर करते, बैंक में स्टोर करते, so that is wrong. तो A is wrong. Sacred forest. B is sacred forest. Sacred forest means forest ही है, उसकी हम पूजा करते हैं, उसको हम काटते नहीं है, so obviously उसकी प्रोटेक्शन अपने घर में ही हो रही है. That is correct. C option, botanical gardens, हम तो प्लांट्स कहीं और से लेके यहाँ पे इसको कंजर्व कर रहे हैं, so this is known as ex situ conservation, so that is also wrong. D ऑप्शन, बायोस्फीयर रिजर्व, विच इज करेक्ट. बायोस्फीयर रिजर्व में ही करते हैं, हमारे पास कोर एरिया है, सब कुछ यहाँ पर है, सराउंडिंग वहां पर, तो दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व में मैन एंड बायोस्फीयर पढ़ा ना हमने, तो व्हाट इज दिस? डी ऑप्शन इज करेक्ट. ई सफारी पार्क्स, नो, दिस इज मैन मेड आउट हियर, सो दैट मीन्स अवे फ्रॉम दैट, सो दिस इज रॉन्ग. F सेंचुरीज, ऑब्वियसली सेंचुरीज मीन्स अपनी ही जगह पे करे, बड़े बड़े फॉरेस्ट के जैसा है, सो दैट इज ऑल्सो राइट. नेशनल पार्क्स होता तो वो भी राइट होता. अभी मेरे पास कितना राइट है? B इज करेक्ट, D इज करेक्ट, F इज करेक्ट, देयरफॉर ऑप्शन नंबर B है ना. चलिए 135 में डायग्राम है, लेट्स टॉक अबाउट दैट. देखिए पहला वाला जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, ये रूट का डायग्राम है, तो इसको रेडियल वस्कुलर बोलते हैं. That means xylem and phloem are present on different radius. ये लाइन भी आता है. Look at the second two, दोनों के दोनों मेरे पास में स्टेम के डायग्राम्स हैं, दोनों के अंदर कॉन्जॉइंट है. बट बी ऑप्शन में देखो बीच में क्या एब्सेंट है? कैम्बियम इज एब्सेंट. अगर कैम्बियम नहीं होता है उसको हम क्लोज्ड वस्कुलर बंडल्स बोलते हैं.
और इसके अंदर कैम्बियम दिखाई दे रहा है. व्हाट इज दिस? ओपन. दिस इज अ फीचर ऑफ, दिस हैपेंस टू बी अ फीचर ऑफ द डाइकॉट स्टेम, वो हैपेंस विद द मोनोकॉट स्टेम. और ये मेरे पास रूट्स है, अगर 4 है तो वी कंसिडर दैट टू बी डाइकॉट रूट. तो डाइकॉट रूट, दिस इज मोनोकॉट स्टेम एंड डाइकॉट स्टेम. So let's see the answers. Radial, conjoint, close, conjoint, open. Yes, तो मैंने conjoint तो बोला ही आपको. Therefore, the answer for this happens to be option number C. ठीक है ना, मैंने आपको ये भी बता दिया कहाँ है. हो सकता है नेक्स्ट टाइम यही बना के दें, पूछे वो कहाँ पर है. जिसका आंसर लिखोगे आप, क्या लिखोगे? डाइकॉट रूट, बिकॉज क्रोमोसोम क्रोमोसोम बोल रही हूँ, वस्कुलर बंडल कम है. ये जो है स्टेम है हमारे पास, बढ़िया क्या है? मोनोकॉट स्टेम. ऑप्शन नंबर सी. 136. We start with the B section. Okay, let's go for it. In this pedigree, which of the progeny is younger? आप सबको पता है जब मेरे पास में horizontal line है, what is this? Marriage. ठीक है ना. ये मेरे पास में क्या हो गया? ये वाला दिखा रहा है मेल है, ये मेरे पास क्या हो गया? गोल वाला, दिस इज फीमेल. सर्कल से आपको पता फीमेल. अब इनके बच्चे हुए, जब बच्चे हो गए तो वर्टिकल लाइन, दैट इज बच्चास. यहाँ पे मेरे पास पहले हुआ लेफ्ट में, दैट इज पहले हुआ. एंड व्हाट इज दिस? बाद में हुआ. तो दैट मीन्स ये क्या हुआ? मेरे पास लड़की हुई, ये क्या हुआ? लड़का हुआ. अब क्वेश्चन पूछा क्या? उन्होंने पूछा विच प्रोजेनी इज यंगर. कौन यंगर है? जो बाद में होगा. तो दिस इज अ मेल एंड दैट इज यंगर आउट हियर. सो ऑप्शन वाला 4, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज द आंसर वर्ड. ठीक है, तो 4 होना चाहिए. बी में हमने 4 लिखा हुआ, तो दैट इज द आंसर वर्ड. ओके, चलो. 137. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डायग्राम्स. अब इस डायग्राम में तो आपने देखा क्या है? सबसे पहले यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बना है. ठीक है ना, स्पिंडल फाइबर बना है तो हमको पता है ये मेटाफेस या एनाफेस है. ठीक है, बट अगर मेरे पास में यहाँ पर वो टूट गया होता, कौन? अगर मेरे पास टूट गया होता तो स्पिंडल फाइबर्स सेंट्रोमियर टूट गया होता, तो ये कोने में मूव कर गया होता, तो मेरे पास ये एनाफेस होता. अगर मेटाफेस होता तो ये बीच में सभी के सभी इक्वेटर पे है. बट अभी क्या है? हमारे पास में इक्वेटर पे आया नहीं है. दैट इज नोन टू बी द ट्रांजिशन टू मेटाफेस. दैट मीन्स हर जगह से आके वो बीच में आ रहे हैं. सो आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, विच इज द डायग्राम डायरेक्टली फ्रॉम द बुक. फिर भी हम ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं. ट्रांजिशन टू एनाफेस 2. ये एनाफेस 2 में मैंने आपको बता दिया ना, बीच में स्पिंडल फाइबर नहीं दिखाई देंगे. ट्रांजिशन टू मेटाफेस 1 मियोसिस में. मियोसिस में अगर होता तो मेरे पास में वो 2 इक्वेटोरियल प्लेट में जाता, ये कि एक इक्वेटोरियल प्लेट में जा रहा है. ट्रांजिशन टू एनाफेस ऑब्वियसली वो तो होता ही नहीं. तो दैट इज व्हाई द आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, ट्रांजिशन टू द मेटाफेस माइटोसिस. 138. In certain taxon of insects, some have 17 chromosomes, some have 18. 17 and 18 chromosome bearing organisms are. Grasshopper सब लिखा है. हमारे पास में फीमेल इज XX, मेल इज X0 या XO. दैट मीन्स होमो है, वो हेट्रो है, एंड इसके अंदर O मतलब एक क्रोमोसोम कम है. अगर मैं इसको लिखती हूँ 18, ऑब्वियसली इसको मैं 17 लिखूंगी. और ये कौन है? मेल है. और ये कौन है? फीमेल है. देयरफॉर आंसर फॉर दैट इज 17 एंड 18 पूछा तो मेल एंड फीमेल. 18 एंड 17 पूछते तो फीमेल एंड मेल. देयरफॉर द आंसर फॉर दैट इज ए ऑप्शन. चलिए 139. द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इन रिलेशन टू फोटोसिंथेसिस प्रपोज्ड बाय. बिफोर आई टेल यू क्या प्रपोज, किसने प्रपोज किया, लेट्स टॉक अबाउट दिस. अगर मैं बोलती हूँ फोटोसिंथेसिस जो है, कौन सा फैक्टर इज द डिसाइडिंग फैक्टर? इज दिस लाइट और टेम्परेचर और वाटर और सॉइल या कुछ भी, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन? तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा? हो सकता है आप में से एक बोले ऑक्सीजन, दूसरा बोले ऑक्सीजन तो बिल्कुल नहीं, कोई बोले कार्बन डाइऑक्साइड, कोई बोले टेम्परेचर, कोई. तो हम लोग ऐसे नहीं बता सकते. बट एक साइंटिस्ट था, कौन साइंटिस्ट? ब्लैकमैन. उन ब्लैकमैन साइंटिस्ट ने बोला कि फोटोसिंथेसिस जो है हमारे पास इज डिपेंडेंट अपॉन द फैक्टर विच इज एट इट्स लिमिटिंग कंडीशन. दैट मीन्स मेरे पास अच्छे से क्या है, मेरे पास पानी अच्छे से, टेम्परेचर अच्छे से, लाइट अच्छे, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो उस जगह पे फोटोसिंथेसिस का रेट कौन डिसाइड करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड. मैंने कार्बन डाइऑक्साइड एम्फेसिस करके क्यों बोला? बिकॉज नेचुरल कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड इज द लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस. हम सबको पता कितना कम कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में, पर इसका मतलब नहीं कि आप इंक्रीज करना चलो कार्बन डाइऑक्साइड, नो. ठीक है, पर अभी के लिए क्या है आंसर? ए. ठीक है, नेम द नेचुरल लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड. 140.
नेट गेन ऑफ एटीपी फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन ग्लाइकोलाइसिस। आई होप सबको पता नेट गेन कितना है। ऊपर में 2 स्टेप में हमारे पास यूटिलाइज होता है, 2 यूटिलाइज्ड इन द फर्स्ट स्टेप, है ना। फिर नीचे के 2 स्टेप में हमारे पास 2 एटीपी बनता है, तो मेरे पास 4 बनते हैं। दैट मीन्स 4 - 2, द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपन्स टू बी द डी ऑप्शन 2 इज द आंसर। ये देख लीजिए नेट गेन बोला हमने, अगर मैं टोटल बोलती वैसे भी कंफ्यूजन का नहीं है, ऑप्शन में मैंने 8 दिया ही नहीं है। इफ आई राइट 8 आई एम सपोज टू कैलकुलेट NaDH2 वाला भी, ठीक है। चलो ये भी क्वेश्चन नहीं डाला, बहुत दिन हो गए नहीं डाला। This question, winter varieties of wheat, is related with vernalization. What is vernalization? Giving cold temperature treatment for the seed development, germination. तो वहां पे हमारे पास फर्स्ट टाइम जब वर्नलाइजेशन हुआ तो किसको लेके पढ़ा गया? वीट को, है ना। तो वहां बोला कि विंटर वीट वैरायटी को अगर मैं स्प्रिंग में सो करती हूं तो बन जाएगा, वो हो जाएगा, बट इट वॉन्ट बी मैच्योर सीड, प्रॉपर सीड, उसकी ईल्ड सब कम होगी, प्रॉपर ग्रेन साइज नहीं होगा। बट अगर मैं उसको ऑटम में करती हूँ तो वहाँ पे जाके विंटर में थोड़ा थोड़ा उसकी निकलेगी, क्या उसके अंदर सीडलिंग्स बनेगा, एंड बाय द नेक्स्ट हमारे पास मिड समर में इसका हमारे पास ग्रोथ हो जाएगी। सो द राइट कंडीशन फॉर दैट इज व्हाट? ऑटम, नॉट द स्प्रिंग आउट हियर। अगर स्प्रिंग सोचते तो स्प्रिंग में अच्छी सीड नहीं बनती है। सो दैट मीन्स विंटर वैरायटी को कब प्लांट करना होगा? ऑटम में। दैट इज ए ऑप्शन। ओके, चलिए 142. Endosperm is completely consumed by the developing embryo seed. जब अच्छा, दैट मीन्स जिसके अंदर एंडोस्पर्म रह जाता है उसको एंडोस्पर्मिक सीड और एल्ब्यूमिनस सीड्स भी बोलते हैं। जिसके अंदर इसको यूटिलाइज कर देते हैं उसको हम एक्स एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक बोलते हैं। हम सब ने पढ़ा है लेग्यूमिनेसी फैमिली हमारे सिलेबस में, लेग्यूमिनेसी फैबेसी जिसको बोलते हैं। तो जितनी दाल है वो सारे मेरे पास क्या है? एक्स एल्ब्यूमिनस। तो लेट्स सी टू दैट। Pea, groundnut, beans, yes, all of these are X-albuminous. Let's see the other option. Coconut is albuminous, castor is albuminous, right hand. Maize is albuminous, wheat is albuminous. सभी के सभी albuminous है। तो that examples also you can remember, but यहाँ पे A is non-albuminous. Question number 143. Which of the following is most appropriately describes hemophilia? हमारे पास सेक्स लिंक डिजीज है। सेक्स लिंक डिजीज में मेरे पास 2 हैं, हीमोफिलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। दोनों के दोनों कहां पर है? हमारे पास में एक्स लिंक्ड है। दैट इज वाई ज्यादा किस में दिखाई देता है? मेल में। फीमेल्स आर जनरली कैरियर ऑफ दिस। सो देयरफॉर द आंसर फॉर दैट इज ए वाला ऑप्शन। अगर मेरे पास क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता तो मैंने आपको सिखा दिया अभी जो बताया है, मोनोजोमिक, ट्राइजोमी, ये सब। डोमिनेंट जीन डिसऑर्डर, मार्टिक, है ना, डायस्ट्रॉफी, रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, तो बाकी सब लगा लो कितने रिसेसिव है हमारे पास, ठीक है। चलिए रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, ठीक है ना। चलिए 144. डीनाइट्रिफिकेशन इज कैरिड आउट बाय। डीनाइट्रिफिकेशन मतलब क्या? मेरे पास नाइट्रेट है, इसको मैंने नाइट्राइट बना दिया, उसको मैंने नाइट्रोजन बना दिया, दैट इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन। And the examples for that is Pseudomonas and दूसरा example क्या? Thiobacillus. So that means A is the answer for this. ठीक है, चलो। नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोकोकस किस में है? नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोकोकस क्या करता है? अमोनिया को नाइट्राइट बनाने में, नाइट्राइट को नाइट्रेट बनाने में नाइट्रोबैक्टर। सो व्हाट इज दिस? नाइट्रोजन फिक्सेशन, नहीं नाइट्रिफिकेशन, है ना। और ये तीनों के तीनों क्या है? BCD हीमोसिंथेटिक भी है नेचर में। 145. रेप्लिकेशन ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इज कंटिन्यूअस, अदर इज डिसकंटिन्यूअस। यस, ये मेरे पास 2 स्ट्रैंड्स है, ये मेरे पास 3' to 5' है, ये 5' to 3' है। अब क्या है मेरे पास में? हम मेरे पास जब खुलता है दिस ओपन्स लाइक दिस, है ना। ये जो मेरे पास 3' है, यहां से मेरे पास RNA प्राइमर बनेगा, यहां से मेरे पास कंटिन्यूअस बनेगा। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे मेरे पास 5' है, तो यहाँ पे मेरे पास में बहुत सारा RNA प्राइमर बन के ये ऐसे जाएगा, ठीक है ना। सो व्हाट इज दिस? तो ये मैंने क्या बोला? रेप्लिकेशन ऑन वन स्ट्रैंड इज कंटिन्यूअस। यस, इस स्ट्रैंड में कंटिन्यूअस है, उस स्ट्रैंड में डिसकंटिन्यूअस, विच इज करेक्ट। ए इज करेक्ट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द बी, मतलब रीजन। द डीएनए पॉलीमरेज वर्क्स इन 3' to 5'। नो, ये जो डीएनए पॉलीमरेज है 3' है, 5' है ना, ये पे 3' है, क्या 5' है। सो द डीएनए पॉलीमरेज वर्क्स इन 5' to 3' डायरेक्शन, देयरफॉर रीजन इज रॉन्ग।
Therefore, the answer for the question is assertion is true and the reason is false. That is C option. ठीक है? 146. पोमैटो दैट्स अ कॉम्बिनेशन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन किया. ये मेरे पास में एक पोटैटो है, ये मेरे पास एक टोमेटो, पोटैटो एंड टोमेटो. इसका जब मैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करूंगी, सबसे पहले सेल वॉल को निकालूंगी. सेल वॉल किस चीज का बना? सेलुलोज, पेक्टिन एंड ऑल. तो सेलुलेज, पेक्टिनेज, उसको सेल वॉल को निकाल देगा. दैट मीन्स इसको निकाल दिया. अब ये अंदर वाला मेरे पास क्या बना? प्रोटोप्लाज्म. तो अब मेरे पास बन गया ये दोनों, है ना. अब इन दोनों को फ्यूज कराऊंगी विद PEG, पॉलीइथाइल ग्लाइकोल, एंड अल्टीमेटली मेरे पास एक प्रोडक्ट बन जाएगा. बट पोटैटो और टोमेटो को मैं क्रॉस कराती हूँ तो क्या बनता है? पोमैटो, है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन. देयरफॉर द आंसर फॉर 146 हैपेंस टू बी A ऑप्शन. टोमेटो एंड पॉपी, पॉपी से कुछ लेना देना नहीं, पॉपी एंड इज ऑब्वियसली नहीं. ठीक है, सो दैट इज 146 का आंसर इज A. टिश्यू कल्चर वाला पोर्शन में लिखा हुआ है. ठीक है. 147 वर्लहर्स्ट पर्ल, दैट मीन्स द लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व. पढ़ा हुआ है हमने. लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व क्या बोलते हैं? द रेट ऑफ ग्रोथ dn by dt इज Rn. ये मेरे पास नॉर्मल हो गया, Rn बायोटिक एंड द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स. बट किस पे डिपेंडेंट है? इट इज डिपेंडेंट अपॉन द कैरिंग कैपेसिटी. अगर वो कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है तो कौन आता है? एनवायरमेंट रेसिस्टेंस. K minus n by K is environment resistance, K is the carrying capacity. तो जो लॉजिस्टिक है, this happens to be the right. क्या शेप देता है? sigmoid curve out here. ठीक है ना. चलिए, so therefore the answer for 147 happens to be the A option. 148 net primary productivity. Net primary productivity is the function of the ecosystem. Total organic matter. अगर मैं ऑर्गेनिक मैटर नहीं लिखती हूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ? बायोमास. प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर्स, बिकॉज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लिखा ना, बाय द प्रोड्यूसर्स पर यूनिट एरिया इन पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज दिस प्रोडक्टिविटी. बट वहां पे मेरे पास दो चीज होता है, GPP, दिस इज टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड. बट जब मैं उसको NPP बोलती हूँ, उसने बोला नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो जितना मेरे पास आया उसका खर्चा भी तो हुआ, उसको स्पेंड भी तो किया. व्हाट इज दैट नोन एज? रेस्पिरेटरी लॉस. सो दैट मीन्स NPP लिखा है. NPP इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज्ड बाय फोटोसिंथेसिस, करेक्ट है. प्लस यूटिलाइजेशन, नो यूटिलाइजेशन ही खर्च करना, सो A इज रॉन्ग. ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज्ड बाय फोटोसिंथेसिस, करेक्ट. And minus right है in respiration and other losses, so this happens to be correct. The B option is correct option out here. Rate of increase in body weight by the producers, but loss suffered through respiration and damages. We are not having anything regarding the damages out here. ठीक है. Increase in body weight नहीं, photosynthesis बनाया, but वहाँ पे damages सब कुछ नहीं आ रहा है. Rate of re-synthesis of organic matter by the consumer, no, it is for the consumers again. ठीक है. चलो 149 स्ट्रैटिफिकेशन. व्हाट इज स्ट्रैटिफिकेशन? वर्टिकल लेयरिंग, है ना, सिखाया था. पैटर्न इन अ कम्युनिटी इज वेल इलस्ट्रेटेड बाय कौन सा कम्युनिटी? अगर मैं बोलती हूँ ग्रासलैंड, सब छोटे छोटे प्लांट्स है, तो क्या उसमें? बीच में भी नहीं होता ऐसा. डेजर्ट ऑब्वियसली नहीं. तो फॉरेस्ट में दिस इज बड़े वाले ट्रीज, ये इससे छोटा छोटा सा, ये बड़े बड़े, ये थोड़ा सा छोटा छोटा सा, एंड दिस इज वेरी छुटकू. तो ये मेरे पास इतना छुटकू भी नहीं, चलो इतना छुटकू. सो दैट मीन्स ये वर्टिकल लेयरिंग मेरे को दिखता है. दैट इज स्ट्रैटिफिकेशन. किस में? फॉरेस्ट में. बुक में लिखा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दैट इज फॉरेस्ट इटसेल्फ. द ऑप्शन नंबर D. ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट क्वेश्चन आउट हियर. 150 ट्रू फॉर द क्लाइमैक्स कम्युनिटी. सक्सेशन, सक्सेस की साइड जाना. हम सबको पता है 1 by 1 हमारे पास में वेजिटेशन अलग होती रहती है, कम्युनिटीज नए नए बनते रहते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द पायोनियर टू द सीरियल स्टेजेस टू द क्लाइमैक्स कम्युनिटी. तो उसमें क्या होता है? क्लाइमैक्स कम्युनिटी के लिए क्या राइट है? एक्सेप्ट, दैट मीन्स 3 राइट होना पड़ेगा, एक रॉन्ग. rapidly keeps on changing to reach the equilibrium. No, equilibrium में पहुंच गया, that is known as climax community. तो ये rapidly keep changing, no, ये intermediate stages है. So A is wrong, है ना. Therefore the answer is A for it. फिर भी second पढ़ते final community, yes, climax is known as the final.
एंड ऑफ सक्सेशन, यस एंड हो गया तो क्लाइमैक्स आ गया, और वो स्टेबल है, तभी तो चेंज हो रही थी क्योंकि वो स्टेबल नहीं थे। वंस यू आर गोइंग टू हैव द क्लाइमैक्स तो स्टेबिलिटी दिखा रहा है। फाइन, सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द FT 5th पेपर आउट हियर। आई होप आप अपना प्रोग्रेस चेक कर रहे हैं, एंड प्लीज अगर आपको फिर से कुछ डाउट हो रही है कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर द बॉटनी पोर्शन। फाइन, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, थैंक यू।